हेलो दोस्तों, आज हम पुरस्कार कहानी की मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो पुरस्कार कहानी क्या है? यह एक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या है, आपने जाना होगा कि मधुलिका और अरुण एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किंतु मधुलिका के मन में व्यक्तिगत प्रेम व देश प्रेम का संघर्ष दिखाया गया है। किस प्रकार वह इस संघर्ष पर विजय पाती है, यह हमें कहानी के वाचन से मालूम होता है। मतलब मधुलिका के सामने दो चीज़ें थी, एक था व्यक्तिगत प्रेम, दूसरा था देश प्रेम। उसने किसे चुना? देश प्रेम को चुना। तो इस कहानी का मुख्य बिंदु यही है कि मधुलिका के लिए व्यक्तिगत प्रेम से पहले देश प्रेम है। वह कहाँ की थी? अरुण जो था वह मगध का राजकुमार था, निर्वासित राजकुमार था, और अनुलिका जो थी वह कौशल की एक कृषक बालिका थी। तो कहानी की जो कथा वस्तु किस प्रकार है? कहानी की समीक्षा के 6 तत्व हैं। पहला है कथानक, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद या कथोपकथन, चौथा है देश काल या वातावरण, पांचवा है भाषा शैली, छठा है उद्देश्य। तो पहला क्या है? कथा वस्तु या कथानक जो है पहला तत्व है उसका। कथानक या कथा वस्तु कहानी का प्रथम व मुख्य तत्व है। कथा वस्तु का अर्थ है कहानी में प्रस्तुत घटना। अगर इस दृष्टि से विचार करें तो पुरस्कार कहानी में भी अनेक घटनाएं हैं। जैसे प्रारंभ में मधुलिका द्वारा राज पुरस्कार को अस्वीकार करना, अरुण के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करना, अरुण के षड्यंत्र में शामिल होना तथा अपने देशभक्ति का परिचय देना आदि घटनाएं इसमें कथा वस्तु में है। इस प्रकार विचार करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पुरस्कार कहानी में घटनाओं का एक सिलसिला है और कहानी एक निश्चित बिंदु से आरंभ होकर निश्चित परिणति पर जाकर समाप्त होती है। हम आगे कहानी के विकास क्रम का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। कहानी का प्रारंभ। पुरस्कार कहानी का आरंभ रमणीय प्राकृतिक चित्र योजना से होता है। यथा आर्द्र नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें धुंदुभी का गंभीर घोष, प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा, देखने महाराज की सवारी। तो यह डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर वर्णन किया गया है कि कैसे कहानी का प्रारंभ अत्यंत चित्रमय भाषा में प्राकृतिक वातावरण को कैसे संजोया गया है। इसके साथ ही कौशल प्रदेश के कृषक महोत्सव का वर्णन किया गया है। उस उत्सव में राजा को एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता है। किसी भी अच्छी भूमि का चयन कर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दिया जाता है। इस वर्ष खेती के लिए वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की कन्या मधुलिका के खेत को चुना जाता है। मधुलिका पुरस्कार स्वरूप दी गई स्वर्ण मुद्राएं अस्वीकार कर देती है, किंतु परंपरा का पालन करते हुए अपनी कृषि भूमि राज्य को समर्पित कर देती है। मधुलिका बाद में उत्सव में सम्मिलित नहीं होती। जब मगध का राजकुमार उसके समक्ष प्रणय निवेदन करता है तो उसे भी अपमानित कर लौटा देती है। उपयुक्त वर्णन से हम कहानी के आरंभिक घटना चक्र का पता चलता है। मतलब इससे हमें आरंभिक घटना चक्र का पता चला तथा आगे घटित होने वाली घटनाओं का संकेत भी मिल जाता है। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। तो ये कथा वस्तु के अंतर्गत दूसरा पॉइंट होगा कहानी का विकास। कहानी का अब तक विश्लेषण केवल कुछ घटनाओं को हमारे सामने लाता है, लेकिन किसी स्पष्ट और महत्व उद्देश्य की जानकारी हमें नहीं मिलती। इन स्थूल घटनाओं में ही वे सूक्ष्म तत्व छिपे हैं जो कथा वस्तु के मूल भाव को व्यक्त करते हैं और कहानी जिनके माध्यम से आगे बढ़ती है। इसके सूक्ष्म तत्वों का अवलोकन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम आगे करेंगे। कहानी के पहले भाग में मधुलिका राजा के खेत
वेचना स्वीकार नहीं करती तथा मगध राजकुमार के प्रणय निवेदन को भी अस्वीकार कर देती है। अब वह अपने खेत पर काम नहीं करके दूसरे के खेतों पर काम करने लगी है। कठिन परिश्रम करती है तथा रूखा सूखा जो कुछ मिल जाता है खा लेती है। अभावग्रस्त जीवन जीते हुए एक दिन मधुलिका को 2-3 वर्ष पूर्व का राजकुमार का प्रणय निवेदन याद आता है और भाव विह्वल हो उठती है। वह भाव विह्वल हो उठती है। तभी झोपड़ी के बाहर आहट होती है। वह देखती है कि बाहर राजकुमार अरुण खड़ा है। इस तरह यह घटनाचक्र कहानी को नई दिशा की ओर मोड़ता है। अरुण के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। वह मगध का विद्रोही राजकुमार है और निर्वासित है। कौशल में जीविका खोजने आया है। मधुलिका को राजरानी बनाने का आश्वासन देता है। मधुलिका को उकसाकर कौशल नरेश से दक्षिण नाले के पास की भूमि अपने खेत के बदले मांगने का आग्रह करता है। उपयुक्त तथ्यों को जानने के पश्चात क्या यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मधुलिका अरुण से प्रेम करती है? क्या वह अरुण के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी? इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहानी का विकास आगे किस प्रकार होगा। जब कहानी आगे बढ़ती है तो हमारे सामने नए तथ्य आते हैं। मधुलिका कौशल नरेश से दक्षिण नाले के पास की जमीन मांग लेती है और अरुण अपना षड्यंत्र प्रारंभ कर देता है। किंतु मधुलिका को कुल गौरव का स्मरण हो जाता है। उसका मन अंतर्द्वंद से ग्रस्त हो उठता है। वह सोचती है, श्रावस्ती का दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्या चला जाएगा? मगध का चीर शत्रु और मधुलिका कौशल नरेश के समक्ष षड्यंत्र का वर्णन कर देती है। उसके बाद में कथा वस्तु के अंतर्गत कथानक के अंतर्गत तीसरा पॉइंट कहानी की परिणति। उपयुक्त घटना चक्र को पढ़ने के पश्चात आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न हो रही होगी कि मधुलिका और अरुण के प्रेम संबंधों की परिणति क्या होगी। कहानी आप पढ़ चुके हैं। आप स्वयं जानते हैं कि कहानी का अंत क्या हुआ। इसलिए अब प्रश्न यह उठता है कि मधुलिका ने यह मार्ग क्यों स्वीकारा, अर्थात उसने अंत में पुरस्कार स्वरूप अरुण के साथ प्राणदंड मांगा क्यों? कि वह अपने व्यक्तिगत प्रेम की वेदी पर क्षण भर को भी देशभक्ति, कुल गौरव और नैतिक कर्तव्य की बलि नहीं दी है। अर्थात इस पॉइंट में हम कहानी की परिणति में लिख सकते हैं कि मधुलिका अपने देश प्रेम को ज़्यादा महत्व देती है। उसके साथ साथ देश प्रेम के पश्चात वह व्यक्तिगत प्रेम को महत्व देती है। जैसे कि जब राजा जो हैं महाराज पूछते हैं कि तुम्हें पुरस्कार स्वरूप क्या चाहिए, वह अरुण के साथ मृत्युदंड या प्राणदंड की ही मांगती है। तो उसके लिए देश प्रेम और निजी प्रेम दोनों महत्व है, लेकिन पहले देश प्रेम उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मधुलिका स्वयं ही अरुण द्वारा किए गए षड्यंत्र की सूचना देकर उसे बंदी बनवाती है। फिर पुरस्कार स्वरूप उसके साथ ही अपने लिए ही प्राणदंड मांगती है। इस प्रकार यह अंतर्द्वंद्व पर विजय पाती है। यह पुरस्कार कहानी है। अब आप स्वयं सरलता से इस कहानी के कथावस्तु विश्लेषण कर सकते हैं। आप इसमें कितने सफल होते हैं ये आप ही जान पाएंगे जब कहानी भली भांति पढ़े होंगे। तो कहानी के दूसरे प्रमुख तत्वों में आता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण में हमें क्या लिखना होता है? चरित्र पुरस्कार कहानी में कौन कौन से चरित्र हैं और उनके चरित्र की प्रधानता किस प्रकार है, उसको पॉइंट वाइज हम लिख सकते हैं नाम के साथ। जैसे कि पुरस्कार कहानी के मुख्य पात्र 2 ही हैं, एक है मधुलिका, दूसरा अरुण। इसके अतिरिक्त कौशल नरेश और सेनापति गौण पात्र हैं, लेकिन कहानी में ये पात्र अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व लेकर नहीं उभरे हैं। ये सभी पात्र घटना विकास में सहायता करने के लिए गौण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार इस कहानी में मुख्य पात्र 2 ही हैं, मधुलिका और अरुण। यही हम इन दोनों चरित्र का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। पात्रों का चरित्र चित्रण लेखक कई विधियों से करता है। घटनाओं द्वारा पात्रों के कार्य द्वारा अन्य पात्रों या स्वयं उसके कथन से, उसके या अन्य पात्रों के विचारों से। इस कहानी में भी इनमें
कई विधियों का प्रयोग हुआ है। आइए हम इन विधियों की समीक्षा करते हैं। मधुलिका पुरस्कार कहानी की नायिका है। यही कहानी का केंद्रीय चरित्र है। कहानी की कथा वस्तु इसी के चारों ओर चक्कर लगाती है। मधुलिका द्वंद्व ही कहानी का केंद्रीय विषय है। मधुलिका का अंतर्द्वंद्व ही कहानी का केंद्रीय विषय है। उसके चरित्र चित्रण के लिए लेखक ने वर्णन, संकेत, संवाद आदि विभिन्न पद्धतियों का आश्रय लिया है। आपने कहानी पढ़ते हुए स्वयं मधुलिका के चारित्रिक विशेषताओं को रेखांकित किया होगा। एक सामान्य बालिका होते हुए मधुलिका के स्वभाव में चारित्रिक दृढ़ता के साथ व्यक्तिगत स्वाभिमान की मात्रा इतनी अधिक है कि वह राजगृह को तृणवत ठुकरा देती है। विनयपूर्वक वह कहती है, देव, यह मेरे पितृ पितामह की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। मधुलिका के इस कथन से उसकी विनम्रता और व्यक्तिगत स्वाभिमान का परिचय मिलता है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके पारिवारिक और सामाजिक स्थितियों तथा व्यक्तिक रुझानों और क्षमताओं से निर्मित होता है। मधुलिका पर भी यही बात लागू होती है। वह स्वयं अरुण से कहती है, राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ। आइए हम उसके चरित्र की अन्य विशेषताओं को पहचानने का प्रयास करें। मधुलिका में चारित्रिक दृढ़ता के साथ साथ नारी सुलभ कोमलता एवं हृदयगत दुर्बलता भी है। यही कारण है कि वह राजकुमार के प्रणय निवेदन को अंततः स्वीकार कर लेती है। जब वह राजकुमार के षड्यंत्र में शामिल होती है तो ऐसा लगता है जैसे उसके अचेतन मन में कहीं पितृ पितामह की भूमि छिन जाने का गहरी कशक है और वह बदले की भावना से प्रेरित होकर ही देशद्रोह जैसे षड्यंत्र में शामिल होती है। किंतु कुल गौरव का स्मरण कर उसका मन अंतर्द्वंद्वग्रस्त हो जाता है। वह सोचती है, श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी अधिकार में क्यों चला जाए। यहाँ पर उसके चरित्र का भव्य रूप प्रकट होता है। एक और वह देशभक्ति एवं कर्तव्य का पालन करती हुई अरुण के षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है। दूसरी ओर प्रेम के साथ प्राणदंड का पुरस्कार मांग अपने पवित्र प्रेम का निर्वाह करती है। इस प्रकार हम देखते हैं मधुलिका के व्यक्तित्व के अनेक पहलू खुलकर हमारे सामने आते हैं। प्रसाद जी ने प्रेम और कर्तव्य के इस संघर्ष में मधुलिका का चित्रांकन मनोवैज्ञानिक एवं सूक्ष्म रेखाओं से युक्त एक विराट आंतरिक द्वंद्व की पृष्ठभूमि पर किया है। अरुण, मधुलिका के चरित्र को अब आप कुछ विश्लेषण कर सकते हैं। इस कहानी का दूसरा मुख्य पात्र है अरुण। वह राजकुमार है। मधुलिका के समक्ष प्रणय निवेदन करता है। बाद में वह देशद्रोह के कारण निर्वासित होता है तथा अलग राज्य बनाने के अपने षड्यंत्र में मधुलिका को भी शामिल करता है। यद्यपि अरुण का चरित्र भी महत्वपूर्ण है, किंतु उसके चरित्र का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। उसका चरित्र बहुमुखी की अपेक्षा अंतर्मुखी अधिक है। उसके चरित्र में एक राजकुमार की विशेषताएं दिखाई देती हैं। वह वीर है, साहसी है, बाहुबल पर विश्वास रखता है, खतरों से खेलना जानता है, किंतु मधुलिका की तरह अंतर्द्वंद से नहीं गुजरना पड़ता। इसका परिवेश, तो कहानी का परिवेश कैसा है। प्रत्येक कहानी के संबंध में किसी देश अथवा स्थान विशेष का या काल विशेष से रहता है। मतलब परिवेश या देश काल या वातावरण कह सकते हैं। प्रत्येक कहानी का संबंध किसी देश अथवा स्थान विशेष या काल विशेष से रहता है। इसलिए कथा में विश्वसनीयता लाने के लिए कहानी को तत्कालीन देश समाज का वातावरण स्पष्ट रूप से देना होता है कहानीकार को। यह वातावरण प्रायः दो रूपों में उभरा जाता है। एक है व्यक्ति के अंतर्द्वंद्व द्वारा निर्मित वातावरण, दूसरा है बाह्य अथवा भौतिक वातावरण। पुरस्कार कहानी में दोनों प्रकारों के वातावरण अत्यंत घनिष्ठ रूप से दिखाए जाते हैं। लेखक ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्माण करके बड़ी कुशलता से उसमें मौलिकता तथा काल्पनिक कथानकों को संजोया है। मधुलिका के खेत पर परंपरानुसार कौशल नरेश का अधिकार हो जाता है और मधुलिका भी अपनी पैतृक संपत्ति का विक्रय करना स्वीकार नहीं करती। परिणामतः उसे जीवन में निर्धनता का मुख
देखना पड़ता है। जब राजकुमार उसके समक्ष प्रणय निवेदन करता है तो वह उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। 3 वर्ष पश्चात जब राजकुमार अरुण मिलने मलिन वेश में उसके पास पहुंचता है तो वह उसका स्वागत करती है। प्रसाद जी ने कहानी के प्रारंभ में ही प्रकृति का बाह्य और भव्य चित्र अंकित किया है। आर्द्र नक्षत्र का आकाश, काले काले बादलों की घुमर जिसमें देव धुंधुवी का गंभीर घोष, प्राचीर की एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। देखने लगा महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि में सौनबास उठ रही थी। वातावरण के निर्माण में प्रसाद जी सिद्धहस्त रहे हैं। वैसे भी ऐतिहासिक कहानी का प्राणत्व वातावरण ही होता है। शिल्प दृष्टि से प्रसाद जी ने संवाद में आए बिंबों का भरपूर प्रयोग किया है। तो उनकी कहानी का चरित्र चित्रण गया। पहला तत्व था कथा वस्तु या कथानक, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा था देश काल या वातावरण, चौथा है संरचना शिल्प शैली, चौथी उसकी तत्व है कहानी की। तो उस दृष्टि से देखेंगे पुरस्कार कहानी। संरचना शिल्प के अंतर्गत हम कहानी की शैली, संवाद और भाषा पर विचार करेंगे। शैली। पुरस्कार भावना प्रधान कहानी है। पात्रों के अंतर्द्वंद, प्रकृति चित्रण तथा उत्सव वर्णन के लिए प्रसाद जी ने विविध शैलियों का प्रयोग किया है। उन्होंने वर्णनात्मक शैली का आश्रय लेकर उत्सव के वर्णन को सजीवता प्रदान की। जैसे निम्नलिखित अंश देख सकते हैं। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान, पुरोहित वर्ग ने स्वस्तायन किया। स्वर्णरंजित हल्के मोड़ पकड़कर महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्पवैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खिलों और फूलों की वर्षा की। मूलतः नाटककार होने के कारण प्रसाद ने नाटकीय शैली में पात्रों के हाव भाव वर्णन किए हैं। यह शैली हम इस उदाहरण में देख सकते हैं। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार। मधुलिका। आश्चर्य से युवक ने कहा। भाषा और संवाद। प्रस्तुत कहानी में विषय तथा प्रसंग के अनुकूल रोचक भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा औदात्य, काव्यात्मक और लालित्यपूर्ण होते हुए भी अत्यंत परिष्कृत, प्रौढ़ और परिमार्जित है। कहानी का प्रारंभ ही काव्यात्मकता के साथ होता है। यह उदाहरण है। आर्द्र नक्षत्र, आकाश में काले काले बादल की घुमर जैसे देव धुंधुवी का गंभीर घोष। कहीं कहीं उन्होंने अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग किया है। प्रभात की हिम किरणों के अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मलिका के समान बरस पड़ा। वास्तव में प्रसाद जी पहले कवि थे, बाद में कहानीकार। इसलिए उन्होंने एक कुशल शिल्प की भांति कहानी की भाषा की गरिमा को बनाए रखा। परिस्थिति के अनुकूल इसकी गति कभी मंद तो कभी झंझा के समान वेग गति हो जाती। इसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ होने से कहीं कहीं क्लिष्ट और दुरूह भी हो गई है। इसका कारण है कहानी का कथ्य जो ऐतिहासिक है तथा जिस काल से संबंधित कहानी है उसके लिए तत्सम और संस्कृतनिष्ठ भाषा अपरिहार्य है। पुरस्कार कहानी के संवाद पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। इसकी संवाद योजना संक्षिप्त, रोचक एवं प्रभावशाली है तथा कहानी के विकास एवं पात्रों के मनोगत भावनाओं को अव्यक्त प्रदान करती है। अरुण और मधुलिका के निम्नलिखित संवाद है। भद्रे, तुम ही ना कल के उत्सव की संचालिका रही हो? उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। मधुलिका के तीखे, रिक्त तथा तिरस्कार से युक्त और राजकुमार अरुण के कोमलता, शिष्टता, वीरता तथा प्रणय भावना से युक्त निम्नलिखित संवाद देखिए। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती। राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी हैं और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। अर्थात हम यहाँ देख सकते हैं
कि कैसे उन्होंने कथन को अर्थात जयशंकर प्रसाद ने जो वातावरण में कथोपकथन को कैसे संजोया है। तो हम देखें कि कहानी के जो प्रमुख तत्व हैं, इसमें कुछ कहानी के तत्वों को दूसरे में मिलाकर लिख दिया है, लेकिन आप 6 तत्वों को क्रमानुसार वर्णन करेंगे, जो कि इस वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया है कि 6 तत्व हैं। तो इस कहानी का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। प्रस्तुत कहानी के विविध पक्षों के विश्लेषण का अध्ययन हम कर चुके हैं। विश्लेषण के पश्चात कहानी का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। मूल्यांकन का तात्पर्य है कहानी के बारे में कोई निर्णय देना नहीं, वरन लेखक की दृष्टि, कहानी का प्रतिपाद्य और शीर्षक की उपयुक्तता पर विचार करना। पुरस्कार कहानी में प्रसाद जी ने मानव मन में शाश्वत प्रवृत्तियों का संघर्ष ऐतिहासिक प्रसंग में निरूपण किया है। प्रस्तुत कहानी में प्रेम और कर्तव्य के संघर्ष को जिस संवेदनात्मक अनुभूति के धरातल पर निरूपित किया है वह अनूठा है। प्रसाद जी ने नायिका मधुलिका के अंतर्द्वंद्व को कहानी का मुख्य तथ्य बनाया। मधुलिका को देशभक्ति एवं वैयक्तिक प्रेम में से किसी एक को चुनना है। वह देशभक्ति को चुन लेती है, किंतु वैयक्तिक प्रेम को छोड़ना भी उसे स्वीकार नहीं। अतः जहाँ एक और देशभक्ति के लिए प्रेरित होती है, तो दूसरी ओर प्रेम की पूर्णता के लिए प्रेमी अरुण के साथ आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत हो जाती है। इस प्रकार प्रसाद ने प्रेम और कर्तव्य का अनूठा समन्वय प्रस्तुत किया है। पुरस्कार कहानी में जहाँ प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व चित्रित है, वहीं उसमें कलात्मक और नाटकीयता का भी भरपूर मात्रा में मिलता है, मतलब नाटकीयता भी भरपूर मात्रा में मिलती है। प्रसाद जी इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम जीवन की अनिवार्यता है और कर्तव्य उसी अनिवार्यता का एक अंग है। कर्तव्य और प्रेम का संबंध अत्यंत गहरा है, जिसमें से एक को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। यही कारण है कहानी की नायिका मधुलिका अपने प्रिय के साथ प्राणदंड मांगती है। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका तुझे जो पुरस्कार लेना है मांग, तो मुझे प्राणदंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। पुरस्कार शीर्षक की सार्थकता भी इसी अर्थ में है। इस पॉइंट जो मूल्यांकन है उसे हम उद्देश्य कथन में भी हम लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस कहानी का मुख्य जो तथ्य हैं इस वीडियो में मैंने बताया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।